डांस करके ऊट पटांग जो हमेशा एडवांस होती है, मुंबई में ऐसी कई पगली होती है। तो तकदीर वाले हैं कि एक पगली है। मुंबई में आप देखो बेहिसाब पगली है। मल्लिका शेरावत आगे सपनपुर कपड़ा सिलवाया 1 मीटर कपड़ा धर के, और दर्जी ले बोलीस मोर 2 ठन सूट सिल ले, और दर्जी बोलीस कपड़ा बच जाई तेका झोला बना तो हूँ पाए। समझे कि ये ऐसा नहीं। पहले गरीब कपड़े कम पहनते थे, गरीबों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होते थे। अब समय बदल गया है, अब अमीर कम कपड़े पहनते हैं, गरीब पूरे कपड़े पहनते हैं। संस्कार का जो द्वंद्व चल रहा है हिंदुस्तान में, हम एडवांस होने के नाते, वो एक जन आज के 15 साल पहली एक जन लड़की बोली सपन दाई 20 साल पहली पेंट पहन लो का, तो दाई भड़क के अत्यक बड़ा हो गया, पेंट पहन रहे, धर्म नहीं आए। अब बोलते पेंट पहन लो, पहिर में कुछ पहन रहे, तो फैशन बढ़ गए। किसे कर फैशन की दिक्कत है। आप देखो ना, आप सड़क में देखो, ऐसे पूरा स्कार्फ बांधे नहीं थे टूरी, और टूरी मन बांधा नहीं थे, साथ में आजकल टूरा मन घरों बांधा, 2 जन एक टूरी और टूरा उतरी। तो मेरे एक दोस्त कहा कि ये अपनी बबली है क्या? मैं कि है तो बबली, पर बबलू को नहीं पता है। मैं रात के 8 बजे घंटी मुंह कान बांध के जात रहा है, तो मैं बोला छके शास्त्री चौक से लेके किसी पे भी अतेक रात के काबर मूल बांधे हैं, किस नहीं हम सन भरने के लिए बांधते हैं, क्यों मूल निकल के बिहेवियर बांधे सब तो खोल दे, पसीना पसीना हो जाए, कब तक बांधे। ये दिन समय चलत है, हाँ पूरा स्कार्फ बंधे, आंखी बुगुर बुगुर जलत, पहचान नहीं पड़त है रामलाल के दाई है कि श्यामलाल के भाई है, पहचान नहीं पड़त है रामलाल के दाई है कि श्यामलाल के भाई है कि कोनो नवा दार फ्राई है। मैं टूरी ठेके मैं समझा दार फ्राई और है मोर भाई। आइए इन ठाकुर को और बढ़ाएं। मैं एक ऐसे कवि को बुलाना चाहता हूँ जो मेरा प्रिय कवि है, विदेश की अनेक यात्राएं जिसके साथ मैंने की है। जितना बढ़िया वो कवि है, उतना ही बढ़िया वो इंसान है। एक मित्र है, हमने अमेरिका, इंडोनेशिया, दुबई, ओमान, बहुत से देशों में कई बार यात्रा की, मैं और मंजीत ने, क्योंकि मंजीत की कविता बड़ी गंभीर होती है। वो हास्य का कवि है, लेकिन कभी कभी जब छोटा और बड़ा कांटा बारे में होता है तब वो डेंजर जोन में आ जाता है, फिर वो बड़ी कठिन कविताएं सुनाता है। हम जब अमेरिका में थे, कैलिफोर्निया में, रात को 12 बजे इसने मुझको उठाया, बोले कविता लिखी है सुनो। अब 12 बजे कोई सरदार बोले 12 कविता सुनो, तो आदमी को अपने प्राण के संकट थोड़ी डालना है, ले भैया सुना दे। तो उसने कविता सुनाई कि सड़क से देखा, खिड़की से देखा तो सड़क पर कोई नहीं था, खिड़की से देखा तो सड़क पर कोई नहीं था, फिर सड़क पर जाकर देखा तो खिड़की पे कोई नहीं था। मतलब ऐसे दिमाग वाली कविता जो दिमाग वाला कवि पढ़ता है, उसे पूरा हिंदुस्तान सरदार मंजीत सिंह के नाम से जानता है। ये भगवान राम का जन्म कब हुआ? दिन के 12 बजे। कृष्ण जी का कब हुआ? रात के 12 बजे। राम हुए त्रेता में, कृष्ण हुए द्वापर में। ये कलयुग चल रहा है, किसी और देवता ने अवतार लेना था। सरदारों ने ले लिया। अब आप एक बात देखिए, जो आदमी लोकसभा का चुनाव जीतकर एमपी नहीं बन सका, 10 साल तक इस देश का पीएम रहा। अब ये कलयुग का अवतार नहीं है तो क्या है? सोनिया गांधी ने तो मूर्ति रख रखी थी मनमोहन सिंह के अपने घर में, रोज ही फाइलें वहीं जाती थी। तो लेकिन ये है, और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, ईमानदारी से देखिए आप, घड़ी की 3 सुइयां हैं, सबसे तेज भागने वाली सुई है उस सेकंडों की, और वो बहुसंख्यक हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करती है। दूसरी सुई है मिनटों वाली, और जनसंख्या के हिसाब से देखिए तो मुस्लिम भाइयों के हिस्से में आई है। तीसरी सुई का पता नहीं लगता कि चल रही कि नहीं चल रही, घंटे वाली, सरदारों के हिस्से में वो आएगी। जहां तीनों सुइयां मिलती हैं वहां 12 बजते हैं।
अगर देश में राष्ट्रीय एकता पैदा करनी है, सांप्रदायिक सद्भाव पैदा करना है, प्रेम और भाईचारा पैदा करना है, तो इन तीनों सुइयों को मिलाना होगा और देश के 12 बजाने होंगे। बहुत अरसे से मेरे को सुरजीत नवदीप बहकाए बैठे थे कि भाई आपको यहाँ आना है। अब वो तो बुला नहीं पाए, लेकिन संस्कृति विभाग जो है, मैं उसके सौजन्य से आया। मैं वैसे आया, धमतरी में उन्होंने जब भी निकले जगदलपुर की तरफ, वो स्वागत किया, सत्कार किया, बड़े हमारे बड़े हैं, उनका आशीर्वाद मिला। एक बार खाना खिलाने ले गए घर में, एक रोटी और। अरे मैंने कहा सुरजीत जी 5 रोटियां खा चुका हूँ। बोले खा तो तुम 7 चुके हो, पर गिन कौन रहा है? लेकिन वो आज होते तो और अच्छा लगता, लेकिन वो यहाँ नहीं है। उनके प्रतिनिधि रूप में उनके पोते हैं यहाँ, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। और हमारी बहन जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, ये प्रारंभिक संचालन कर रही थी। हमारी इच्छा है पद्मश्री मिली डॉक्टर दुबे को 2010 में, तब 2009 में मैं और डॉक्टर दुबे जो है वो अमेरिका होके आए थे। और बीच में मैं लगातार इनसे कहता रहा कि चले, लेकिन समय नहीं निकाल पाए। इस बार निकला है 2014 में समय। मैंने कहा डॉक्टर साहब पहले पद्मश्री मिली, फिर पद्म भूषण मिलेगा। आपने कोई संदर्भ नहीं था मेरी बात पर, आपने जो है वो एक मोहर लगाई। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, परमात्मा की प्रार्थना करता हूँ जो आपका कहा है वो सत्य हो, जो हमने सोचा है वो सत्य हो। सरदारों की बात तो सत्य होती तो होता क्या। अब आप देख लो, मनमोहन जी को लगातार प्रधानमंत्री बनाए रखा ना, अब हटाया, पुरानी अब की बात नहीं होंगे तो कांग्रेस ही निकली। लेकिन आपके बात पद्म भूषण जो है ये पद्मश्री को मिली तो छत्तीसगढ़ी साहित्य में कविता के अंदर, हिंदी कविता में जो योगदान है उसके लिए मिली। और मैं आपको दावे से कहता हूँ कि इन्हें पद्म भूषण मिलेगा, वो इसमें मिलेगा। लेकिन एक और क्षेत्र है डॉक्टर साहब जो आपका क्षेत्र है, मैं आप लोग जानते होंगे कहीं ये मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। अब सेक्रेटरी है तो डेपुटेशन है, लेकिन उनका व्यवसाय जो है चिकित्सा का है। और चिकित्सा में इनकी एक इतनी बड़ी खोज है जिसकी अगर ध्यानपूर्वक देखा जाए तो विश्व में कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है जो उस तरह से काम कर सकता हो। उस खोज के लिए भारत को रत्न दिया जा सकता है, लेकिन शायद उनको ध्यान में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इनकी खोज क्या है, इनका अन्वेषण क्या है। देखिए, हर डॉक्टर जो है वो एनेस्थीसिया देता है ऑपरेशन करने से पहले, कोई लोकल एनेस्थीसिया देता है, कोई वैसे है। ये हमारे डॉक्टर सुरेंद्र दुबे में महारत है कि बिना एनेस्थीसिया से बड़े से बड़ा ऑपरेशन ये कर सकते हैं। किडनी का ऑपरेशन कर देंगे बिना एनेस्थीसिया के। अब वो करते कैसे हैं ये मैं आपको मॉडस ऑपरेंडी बताता हूँ। होता क्या, आपने देखा होगा कि मरीज को लेटा दिया जाता है और उसके बाद डॉक्टर जो है उनके चेहरे पे पट्टियां होती हैं और अंदर जाते हैं। आपके साथ मरीज को सीधा जो है डायरेक्ट जो है वो ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन टेबल पे लेटाते हैं। फिर हमारे डॉक्टर साहब जाते हैं, अपना चेहरा दिखाते हैं, मरीज बेचारा बेहोश। तो हम देखते हैं क्या हो गया, कैसा हो गया। तो ये जो इनकी उपलब्धि है इसके लिए एक बार जोरदार तालियां बता दीजिए। अच्छा, मैं तो आपको बताऊं ईमानदारी से, डॉक्टर साहब की बात कर रहे थे, आप बहन जी बार बार कह रही थी, मैं नहीं जानता कि किस उसकी स्पेशलाइजेशन है, लेकिन मेरे हिसाब से जो स्किन का डॉक्टर है, चमड़ी का डॉक्टर सबसे बढ़िया होता है। कारण ये है कि रात के 3 बजे कभी भी स्किन के डॉक्टर को कोई कॉल नहीं करता, साहब मर गया, इमरजेंसी आ जाओ। कभी देखा, कभी कॉल नहीं करता। दूसरी बात यह है कि चमड़ी के रोग से जल्दी से कोई मरता नहीं है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ठीक भी नहीं होता वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा, एक लेडी डॉक्टर थी, उसके पति ने एक आदमी को पकड़ा, बोला तो कम रोज आके 2 घंटे बैठ जाता, ना तूने देना ना तूने कोई बीमारी ना की। बोला मैं क्या करूं, आपने लिखवा रखा है आपकी पत्नी ने डॉक्टर सरिता, देखने का समय 3 से 5, मैं तो देखने आ जाता हूं। अच्छा, वो एक डॉक्टर ने लिख रखा था, उसका प्रथम मंजिल पर जो है उसका क्लिनिक था, उसने लिख रखा था डॉक्टर श्रीवास्तव, ऊपर जाने का रास्ता। लिखा रखा है तो लिखा रखा है। अच्छा, एक डॉक्टर का नाम था पी के गिर पड़े, एक का नाम था डॉक्टर प्राण ले ले। ऐसी ऐसी स्थितियां साहब, लेकिन क्या है इस देश में, हो क्या रहा है, दिखता कुछ है होता कुछ है। एक आदमी लंगड़ाता हुआ चला रहा था, तो 3 औरतों के सर्जन, हड्डी रोग विशेषज्ञ 3 खड़े थे। एक ने कहा मैं दावे से कह सकता हूँ कि इसके टकने में प्रॉब्लम है। दूसरा बोला फालतू की बात मत करो, इस अटल बिहारी वाजपेयी वाली समस्या है, इसके घुटने में समस्या है।
दूसरा बोला तुम दोनों गलत कह रहे हो, इसकी रीढ़ की हड्डी में टीबी है। बोले आ जाने तो। वो आया साहब लंगड़ाता है, वो बोले तेरे से क्या प्रॉब्लम है, तेरे को समस्या क्या है, लंगड़ा क्यों रहा है? बोला जी मेरी तो चप्पल टूटी हुई है। अब है क्या समस्या, कुछ है, इलाज ढूंढे जा रहे हैं। ऐसे ही देश में समस्याओं के साथ सामना हो रहा है। एक बार ताली वाली बजा। अच्छा, मैं तो हरियाणा का रहने वाला हूँ, फरीदाबाद का। वहाँ तो बड़ी हमारे पास वहाँ जो है कहीं दिल्ली के क्षेत्र में आपने देखा वो न्यूज वाले दिखाते खड़े थे झोला छाप डॉक्टरों के बारे में। तो ऐसा एक झोला छाप डॉक्टर था साहब, उसके पास एक आदमी चला गया, बोले जी मेरी टांगे नीली पड़ गई है। हाँ, बोले मेरी टांगे नीली पड़ गई हैं। उसने मुआयना किया, बोला भैया जहर फैल गया है, टांगे काटनी पड़ेंगी। अब डॉक्टरों की बात को कोई पूछता नहीं, प्रश्न नहीं करता, उल्टा कि क्यों काटनी पड़ेगी। बोले तो काट लो। टांगे काट दी गई। और उसके बाद जो है फिर वो नकली टांगे लगी, फिर वो आया, बोला साहब ये भी नीली पड़ गई है। डॉक्टर बोला भाई समस्या है, तेरा तो पजामा ही जो है वो रंग छोड़ता है। अब सारी की टांगे तोड़वा दी। अरे वो एक आदमी जो है उसे एक आदमी जो है वो बेचारा जो है खांसी की समस्या से परेशान था, डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर ने जल्दी में क्या हुआ डॉक्टर साहब, उसे जो है जुलाब की दवा लिख दी, दस्तों की दवा लिख दी। अब वो जब चला गया तो कंपाउंडर आया, बोला साहब आपने क्या कर दिया, ऐसे तो खांसी थी, आपने दस्तों की दवा लिख दी। अरे बोला जो लिख दी सो लिख दी, खांसने से पहले 100 बार सोचेगा। ये चीजें हैं साहब। अच्छा चलो भाई जो काम है वो करने को दिक्कत नहीं है, चले आगे भाई बड़े बड़े काली वाली फिर बजा दो ताकि हाथ से निकल जाए इधर उधर। ये देखिए स्वतःस्फूर्त हाथ से जो है वो ऐसा होता है। आप जाते हो कई बार योग की क्लासों के अंदर, कई बार कुछ इस तरह से करो, बोलो हंसो। अब आदमी टेंशन में रहता है कि हंसना है। ये भी हंसने के लिए आपको जब टेंशन लेनी पड़ती है तो वो हंसी नहीं होती है, वो हंसी कभी भी रक्तवर्धक नहीं होती है, वो हंसी आपके स्वास्थ्य में सुधार वही करती है तो स्वतः स्फूर्त होती है। ऐसे आती है कि आप उसको रोक नहीं पाते हैं, ऐसी हंसी होती है। वरना जो है वो एक ऑपरेशन थिएटर के बाद जहाँ बाईपास सर्जरी का ऑपरेशन होता था, डॉक्टर ने लिखा हुआ था कि खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ, खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ, तो हमें ना खोलना पड़ता यूं औजारों के साथ, तो हमें ना खोलना। अगर डॉक्टर साहब का तो रहिए दोस्त था नहीं, आपने जो है पहले क्रॉस चेक किया नहीं और उन पर जो है कह दिया कि ये करो वो करो। अब ऐसे ही क्या हुआ, एक आदमी जो है वो गया तो उसने देखा कि एक घोड़ा जो है वो खड़ा हुआ है और उस पर एक धड़ बैठा हुआ है, तलवार है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो बोला भाई ये है क्या? बोले शिवाजी है। बोले शिवाजी है? बोला हाँ, नगर पालिका के बजट में पैसा कम रह गया था, अगली बार धड़ भी बच जाएगा। तो आपने बात की है तो उसके बाद अगला हिस्सा जो है पूरा हो जाएगा बाद में। अरे डॉक्टर साहब तो देखिए प्रेमी आदमी, इन्होंने मना किया नहीं है। देखिए डॉक्टर साहब तो ऐसी स्थिति में ऐसी किस्मत जो है नरेंद्र मोदी ने पाई है, नरेंद्र मोदी ने भी बड़ी अच्छी किस्मत पाई है। लोकसभा में प्रश्न पूछने के लिए ना तो कोई विपक्ष का नेता है और ना ही घर में लोग आएंगे। ये किस्मत है साहब अपनी अपनी। हमारे चंद्रशेखर जी बड़े खुश हो रहे थे, धर्म पत्नी में पिछले दिनों वो 1 तारीख की बात है, झगड़ा हुआ साहब, रात को झगड़ा हुआ तो सुबह सुबह जो है पत्नी जो है इनको उसने दूध दिया पिलाया। तो ये बोले झगड़ा तेरे को गलती पता लगी अपनी कि तेरी गलती क्या थी जो दूध लेके आई है? बोले मैं झगड़ गलती तो तुम्हारी थी, आज नागपंचमी मैं तो इसलिए ले आई। ये तुम्हारी नागपंचमी की कविता थी जिसका प्रसाद जो है मैंने चढ़ा दिया। और आप बात कर रहा था, देखिए वो जब नरेंद्र मोदी जीते तो भारतीय जनता पार्टी वालों ने पूरे देश के अंदर नमो टी स्टॉल करके और चाय पिलाई लोगों को मुफ्त में। चाय पिलाई साहब, तो एक शराबी बैठा हुआ था परली तरफ। बोले नरेंद्र मोदी 4 दिन ठेके में भी काम कर लेते शराब के में, तो इसका क्या बिगड़ रहा था? पेड़ हमें भी मिल जाती दारू। अब तब एक पत्नी अपने पति से बोली कि जब तुम अंग्रेजी पी के आते हो ना तो मुझे परी कहते हो, देसी पी के आते हो तो रानी कहते हो। आज ये कमबख्त कौन सी शराब पी के आए हो जो चुड़ैल चुड़ैल कह रहे हो? भाई अंग्रेजी पी के आते हो परी कहते हो, देसी पी के आते हो तो रानी कहते हो, आज कौन सी पी है जो चुड़ैल चुड़ैल कह रहे हो? पति बोला आज होश में हूं। अगले का ट्राई डे था, पी नहीं थी अगले ने।
अरे वो एक पत्नी ने अपने पति से कहा तुम सारा साल पी लो, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन 2 दिन मत किया करो। बोले कौन से 2 दिन? बोले एक होली एक दिवाली, पूजन करना होता है तो आदमी को आत्मा मन शरीर से पवित्र होना चाहिए। साहब उसने वादा कर दिया, अब वो दिवाली आई वो फिर पी के आ गया। पत्नी बोली तुमने वादा तोड़ दिया। अरे बोले मैंने नहीं तोड़ा। तो बोले ये क्या है? बोले ये तो तेरे लड़के की वजह से पीनी पड़ी। बोले लड़के की वजह से? बोला तेरे बेटे की वजह से पी है। मैं घर में आया, वो बोला रॉकेट उड़ाना है, खाली बोतल थी नहीं। मजबूरी में, आदमी को मजबूरी में कई काम करने पड़ते हैं। हाँ, वो एक टीचर ने बच्चे से पूछ दिया कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा बर्फ कहाँ गिरती है? वो बोला जी विस्की के गिलास में। लेकिन मैं इस मन से ही कहना चाहूंगा कि शराब बुरी चीज है, आओ इसे खत्म कर। बताना बेटा कि मैं जो एक सार्थक कविता पढ़ के गया था, ठीक है, आए जब सुरजीत जी, कि शराब बुरी चीज है, आओ इसे खत्म करें, एक बोतल तुम करो। मैंने नहीं कहा मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब देखिए साहब, मैं आपकी रचना सुनाता हूँ, हंस लिए हमको, लेकिन कविता के माध्यम से भी हंसेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि यहीं अपन ने रोक लिया मामला, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है। वो चली गई सरिता जी, घर में झगड़े करवा देती, और कविता कम पढ़ी तो अच्छा रहा ना, और झगड़े हो जाते। जिसकी बाहों में जी नहीं पाए उसकी बाहों में मर के देखेंगे। बल्कि मेरा ब्याह उसके साथ नहीं हुआ, अगले का तो किसी के साथ हो गया, अब तू तो मर रही है, उसके घर में कैसे मरवा दे? मतलब ये जीते जी भी तो दुखी रही खुद, और मरने के बाद अगले का घर तोड़ दिया। अगले के घर में कोई ना कोई हत्या या आत्महत्या जरूर होगी, तो वो तो अच्छा चली गई, नहीं तो और 2-4 कविताएं जो है गड़बड़ जो है हो जाती। भगवान की आत्मा को शांति है। देखो ऐसा है जी, तुम 2 गलत बात बोले। मैं तो शुरू से गलत बोल रहा हूँ सारा। एक गलत बात तो ये कि तुमने डॉक्टरों को छेड़ा, समझे ना? मेरे डॉक्टर, मेरी बात को, डॉक्टर धरती पे भगवान के अवतार हैं। भगवान को नाराज करो तो डॉक्टर के पास भेज देगा, और डॉक्टर को नाराज करो तो वो एक गलती तो तुमने ये की कि डॉक्टर को नाराज किया। दूसरा, तुमने सरिता जी को याद किया। उन्होंने आज वो गीत नहीं पढ़ा जो पढ़ती हैं यूएस में, जिस गीत को उन्होंने खूब पढ़ा कि नदी मैं सरिता हूँ, मेरी सरिता सरिता हूँ, बहती हूँ, निरंतर बह रही हूँ, निरंतर बह रही हूँ मैं, और मैं समुद्र में जाके मिल जाती हूँ, और प्यार का गीत पढ़ती हूँ। मैं सरिता जी को अक्सर कहता हूँ, सरिता जी प्यार जो होता है ना वो समुद्र में जाके ही खत्म होता है। तो ये इस कहावत में कि वही साले टाइटेनिक डूबे नहीं। हम छत्तीसगढ़िया में हर किस्म का दूसरा ढंग से लेते ये सरदार और बारे में बात कर रहे थे, मोर मतलब अभी तो करूंगा करी कहा है मैंने। ये तो मैं आपको कविता सुनाना चाह रहा था बीच में, नहीं समय का ध्यान नहीं है, समय बुरे चल रहा है, नहीं सरदार समय बुरा चल रहा है, यहाँ बारिश ही हो रही है, हमारे पास सूखा पड़ा हुआ है, समय तो बुरा ही चल रहा है। अच्छा देखिए, मजे आ रहे हैं तो इसीलिए आनंद ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं नहीं, मुझे नहीं कहना। अच्छा, दोनों कह रहे हैं मैंने 2 बात गलत कही, बिल्कुल नहीं कही। डॉक्टरों से मैंने दूरी बना रखी है, फुट नाप लो यहाँ से वहां तक, दोनों बराबर मिले। मैं दूरी पे हूँ, बड़ा सुस्ती में हूँ और स्वस्थ हूँ आज, इसलिए मैं डॉक्टरों के बारे में कुछ भी कहने में दिक्कत हो रही है। आदमी जो बीमार हो, परेशान हो, दुखी हो, वो सोच के बोले आपका इस समय ठीक है। दूसरी बात, अब वो सरिता जी को सरदार ने तो देश खराब कर दिया, तेरी तो खराब हो। देखो सरदार देश खराब करके चुपचाप अब भी चुप रहा है, तो कभी कभी बीच में बोल लेता है। जैसे कभी कभी कोई है ना, कई बार हम बल्ब लगा लेते हैं घर में, तो जरा वो थोड़ा ढीला होता है ना जब स्विच, तो कभी कभी फक करके जल जाता है, फिर बुझ जाता है। हम सोचते हैं फ्यूज तो नहीं हो गया, फिर देखते हैं ठीक होता है, फिर लग गया, फिर ऐसा, वो ऐसे ही चल रहा है, चलता रहेगा उसका। वो क्या है कि वो बेचारे आज्ञाकारी हैं, महिलाओं की बात जो है वो मानने की स्थिति में है। देखिए पुराने जमाने में बड़े लोग आज्ञाकारी होते थे, अब आप देखिए महिलाओं का कितना सम्मान है, वो तो दुखी होकर चली गई। अल्लाह रसूलुल्लाह की ये बात कर रहे थे। देखिए महिलाएं जो हैं आप बहुत जो है सेल्फ रिलायंट है, आत्मनिर्भर है, और हमारी संस्कृति में तो महिलाएं हैं। अब देखिए आप देवताओं के नाम लीजिए, देवियों का नाम पहले है, देवताओं का बाद में, सीता पहले है, राम बाद में, राधा पहले है, श्याम बाद में है, गौरी पहले है, शंकर बाद में है ना, महिलाओं का सर्वोच्च। और आप देखिए कि ये प्रेमी प्रेमिकाओं की बात कर रहे हैं तो हीर पहले है, राजा बाद में है, सोनी पहले है, महिवाल बाद में है,
वो बेचारा जो पत्थर खाता रहा, पिटता रहा, ठुकता रहा, मजनू, लैला पहले है मजनू बाद में। लेकिन कितना अन्याय है पुरुषों के साथ। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि महिलाओं के बारे में कुछ नहीं है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, ये तो है इसकी बात। अब ये मेरी अपनी तो प्रमोशन इनकी होती रहती, सबको पता रहता है। मैं आजकल उप जिला शिक्षा अधिकारी के पद पे हूँ, लेकिन एक ग्राउंड 2-3 ग्रेड नीचे डाउन करके आज भी प्रिंसिपल रखा हुआ है। 4 महीने हो गए ज्वाइन किए हुए, सर्विस बुक ला के दिखाऊंगी आपको। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं पहले प्रिंसिपल से पहले अंग्रेजी का लेक्चरर था। मेरा शोध देखिए, अंग्रेजी में भी महिलाएं आगे हैं, पुरुष बेचारा पीछे। और वुमेन देख लीजिए, मैन बेचारा पीछे फंसा, फीमेल देख लीजिए, मेल बेचारा पीछे। अच्छा शी देख लीजिए, ही बेचारा पीछे है। और तालियां बजाइएगा, मैडम देख लीजिए, एडम तो बेचारा पीछे है। फिर भी आपको शिकायत है कि साहब अभी जो है, मैं एक रचना सुनाना चाह रहा था आपको, पता नहीं इधर से उधर सरिता जी की बात कर रहे थे, तो वो साहब बुझी ना प्यास तो खत्म अपनी जिंदगी कर ली। कि वो सरिता जो है वो मिलती है समंदर में जाके, उन्होंने कहीं बताया एक समंदर मेरे में है, ये है वो है, बुझी ना प्यास तो खत्म अपनी जिंदगी कर ली। नदी ने जाके समंदर में खुदकुशी कर ली, नदी ने जाके समंदर में खुदकुशी कर ली। और साहब मैं एक रचना लिखी सीधे सीधे, क्योंकि ग्राहक ने 500 का नोट दुकानदार की ओर बढ़ाया। ग्राहक ने 500 का नोट दुकानदार की ओर बढ़ाया, दुकानदार ने जांचा परखा और नकली कहके वापस लौटाया। तो ग्राहक बोला, ये नोट मुझे मंत्री जी के पीए ने दिया है, ये नोट मुझे मंत्री जी के पीए ने दिया है, असली है, बिल्कुल धांसू है। दुकानदार बोला, आरबीआई और खादी है, लेकिन इस नोट में गांधी जी की आंखों में आंसू है, लेकिन इस नोट में गांधी जी की आंखों में आंसू है। तो ग्राहक बोला, तुम ठीक कह रहे हो, कि तुम ठीक कहते हो, प्रजातंत्र के आकाश में काले बादल घिर रहे हैं, ये नोट मुझे वोट देने के बदले में मिला है, शायद इसीलिए गांधी जी की आंखों से आंसू गिर रहे हैं, शायद इसीलिए। और भाई चंद्रशेखर जी ने कहा, मैं व्यंग्य का कवि हूं साहब, मैं हास्य और व्यंग्य दोनों का कवि हूं। हास्य अलग है, व्यंग्य अलग होता है। हास्य क्या है, वो एक बल्ब की तरह है, आप बटन दबाइए, बिना किसी इधर बटन दबाया उधर जो है बल्ब जल गया। और व्यंग्य है वो ट्यूबलाइट की तरह है, आप बटन दबाइए, थोड़ा सा क्षण का विलंब होता है, लेकिन जो रोशनी ट्यूबलाइट देती है वो 40 वाट की ट्यूब जो है 1000 वाट के बल्ब से ज्यादा रोशनी देती है। व्यंग्य में वो ताकत है। मैं आपको उदाहरण से बता दूं, आप एक साधारण उदाहरण से देखिए। पहले एक मुर्गी चली गई अंडे वाले की दुकान पे, हास्य का उदाहरण, मुर्गी चली गई अंडे वाले की दुकान पर, बोली भाई साहब एक अंडा दे दीजिए। दुकानदार बोला, बहन जी आप तो खुद ही प्रोडक्शन हाउस, आपको अंडे की क्या जरूरत पड़ गई? तो मुर्गी बोली, ऐसा मेरे पति ने, मेरे हस्बैंड ने कहा है कि 5 रुपए की चीज के लिए अपनी शिकर खराब करने की जरूरत नहीं। ये है हास्य जो सीधा पहुंचता है। और व्यंग्य देखिए आप, एक मुर्गी ने रंगीन अंडे दे दिए, एक मुर्गी ने रंगीन अंडे दे दिए, तो मुर्गी ने पड़ोस में रहने वाले मोर का मर्डर कर दिया। ये ट्यूबलाइट फिर बात में। और रचना देखिए आप, इसमें हास्य भी है, व्यंग्य भी है कि डॉक्टर ने मरीज को टेबल पर लेटाया, डॉक्टर ने मरीज को टेबल पर लेटाया और बिना वस्त्र हटाए ही इंजेक्शन लगाया। और जब मरीज ने सुई न चुभने, दर्द न होने की शिकायत की, तो डॉक्टर ने जोर का कहकहा लगाया, बोला, हमारे टीके से दर्द का होना, अरे हमारे टीके से दर्द का होना, हमारी सुई से मरीज का रोना इतना आसान नहीं है। ये डॉक्टर जीवनलाल का क्लिनिक है, किसी नौसिखिए की दुकान नहीं है। तो आश्वस्त होकर मरीज ने पैसे देने के लिए जैसे ही पर्स खोला, उसके चेहरे पर मुड़दनी छा गई, इंजेक्शन नोटों में घुस गया और दवा पर्स में आ गई। और व्यंग्य देखिए आप कि इसी प्रकार सरकारी अनुदान की राशि अपना अलग चमत्कार दिखाती है, कि इसी प्रकार सरकारी ग्रांट की राशि अपना अलग चमत्कार दिखलाती है। जिसे गरीब की धमनियों में पहुंचना चाहिए, वो इंजेक्शन की दवाई की तरह दलालों के पर्स में पहुंच जाती है। देखो मेरे बड़े भाई हैं डॉक्टर सुरेंद्र दुबे, मैं पिछली बार आया तो जिस गली में से होके आते थे उसके बाहर एक पेंटर बैठा करता था। अब की बार गया, पेंटर गया, मैंने कहा डॉक्टर साहब पेंटर का क्या हुआ? ये बोले भी वो पढ़ाई लिखाई की भेंट चढ़ गया। मैंने कहा समझ में नहीं आई बात। बोलो एक बार उसके पास बड़े अच्छे बोर्ड बनने के लिए आए, एक नाई एक हेयर ड्रेसर बोर्ड देगा लिखने के लिए, यहाँ बढ़िया हजामत की जाती है। 2 बोर्ड फिल्म वाले देंगे लिखने के लिए, खतरों के खिलाड़ी,
बर्बाद करके रख देंगे। अच्छा, 2 बोर्ड जो है वो रोडवेज वालों ने दे दिए लिखने के लिए, कृपया खुले पैसे दीजिए, जेब कतरों से बचिए। प्राइमरी स्कूल वाले बोर्ड देंगे लिखने के लिए, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल। एक ऑर्केस्ट्रा कलाकार ने बोर्ड दे दिया लिखने के लिए, विवाह शादी और खुशी के मौके पर बुकिंग यही करवाइए। अरे पुलिस वालों ने 2 बोर्ड दे दिए लिखने के लिए, पुलिस थाना, पुलिस नाका। एक बोर्ड शमशान घाट वाले भी देंगे लिखने के लिए, शमशान घाट। मैंने कहा हुआ क्या? उन्होंने बड़े बढ़िया बोर्ड बनाए, बहुत बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन, बहुत बढ़िया कलर कंट्रास्ट। तो मैंने कहा जी हुआ क्या? बोला हुआ तो तब जब बोर्ड बनकर तैयार हो गए। उसके एक अनपढ़ नौकर था, उसकी जिम्मेवारी लगा दी, बोर्ड लगा दिया। वो यहाँ का बोर्ड वहां लगाया, वहां का बोर्ड वहां लगाया। अब मजा लीजिए, आप पुलिस थाने के बाहर से बोर्ड लगा दिया, यहाँ बढ़िया हजामत की जाती है। रोडवेज की बस के पीछे लगा दिया खतरों के खिलाड़ी। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के बाहर बोर्ड लगा दिया, बर्बाद करके रख देंगे। ऑर्केस्ट्रा कलाकार के यहाँ बोर्ड लगा दिया, जेब कतरों से बचिए। अरे पुलिस नाके के बाहर लिखवा दिया, कृपया खुले पैसे दीजिए। मेरे ख्याल थक गया लगता है। और अब देखिए, सबसे तालियां बजाइएगा, सबसे खतरनाक बोर्ड शमशान घाट के बाहर लगवा दिया, वहां लिखवा दिया, विवाह शादी और खुशी के मौके पर बुकिंग यही करवाइए। मैंने ऐसी ख्याल करते हुए थोड़ी 2 बात करके रचना के साथ समापन करना चाहूंगा। मेरे एक मित्र हैं, तो बड़े परेशान थे। मैं क्या बात होगी, क्यों दिक्कत में हूँ? अरे बोला वो जो है वो आसाराम का चित्र जो है वो ड्राइंग रूम में लगा हुआ है, बड़ी शर्म आती है। तो मैं कहा के उसे बेडरूम में लगा लो। बोला वहां तो पहले ही नारायण दत्त तिवारी का लगा हुआ है। बड़ी विकट स्थितियां साहब। एक आदमी चला गया बाबा जी के प्रवचन सुनने, चला गया प्रवचन सुनने, तो वहां से लौट के आया, घर में पत्नी को बाहर निकाल दिया, काम वाली बाई से शादी कर ली। लोगों ने कहा ये क्या किया? अरे बोले बाबा जी ने कहा है। बोले बाबा जी ने ये कहा था? बोला हाँ बाबा जी ने कहा था, माया को छोड़ो, शांति के साथ रहो। देखिए, मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हूँ, डॉक्टर साहब जो है ये चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। एक समय में, जिस समय हमने शुरुआत की थी, सबसे जो पवित्र पेशे थे, सबसे पवित्र व्यवसाय ये दोनों ही माने जाते थे, पढ़ाई का और दवाई का। और आज की स्थिति ये है कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, सबसे ज्यादा लूट खसोट और सबसे ज्यादा धंधेबाजी है तो इन दोनों व्यवसायों में ही है। मेरा दोनों पर बंद देखिए आप। पहले तो मैं शिक्षा के क्षेत्र में जिससे मैं जुड़ा हूँ उसके बारे में आपसे बात कहना चाहता हूँ कि बड़े बड़े शहर, छोटे शहर, गांव छोड़ दीजिए, देश में कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ 5-5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, तब आप जाकर पहुँचते हैं। वैसे आप साधन नहीं है पहुँचने का। तो ऐसे स्कूल में एक इंस्पेक्टर स्कूल चला गया, उसने एक बच्चे को खड़ा किया, बोले देश का प्रधानमंत्री कौन है? बच्चा बोला जी रामलाल। बोला रामलाल ये कौन है? बोले जी मेरे पिताजी हैं, 5 साल से घर से गायब है। माँ बोली शायद प्रधानमंत्री बन गए। साहब उसे बड़ा गुस्सा आया। अरे बोला तेरे को ये नहीं पता कि प्रधानमंत्री कौन है? मैं तेरा अभी नाम कटवाता हूँ। बच्चा बोला जी कटवा ही नहीं सकते। बोला मैं नाम नहीं कटवा सकता? बोला जी बिल्कुल नहीं कटवा सकते, क्योंकि मैं स्कूल में पढ़ता ही नहीं, मैं यहाँ का स्टूडेंट हूँ ही नहीं, मैं तो बकरियां चराता हूँ। बकरियां चरा रहा था, टीचर बोला बच्चे कम है, इंस्पेक्टर ने आना है, 5 रुपए मिलेंगे। मैं तो आ गया। अब आप कह रहे हो टीचर देंगे? तो राव से बड़ा गुस्सा है, टीचर को देख के बोला फर्जी बच्चे रखते हो, अभी सस्पेंड कराता हूँ। बोला जी मैं कौन सा असली हूँ? असली तो मेरा भाई है, किराने की दुकान चलाता है। बोला कहीं आ ना जाए कोई तो तू चला जा। मैं तो उसके चक्कर में आ गया। अब साहब उसे बहुत गुस्सा, पारा चढ़ा सीधा प्रिंसिपल के कमरे में, फर्जी बच्चे, फर्जी टीचर, मजाक बना रखा है शिक्षा व्यवस्था का, तुम्हें सबको जो है ना सस्पेंड करा दूंगा। बोला जी फालतू बात करने की जरूरत नहीं, असली मैं भी नहीं। अगली मेरा चाचा है, मुकदमा लड़ने गया है। बोला वो इंस्पेक्टर आएगा, 10,000 रुपये उसके मुंह पे मारना, साइन वाइन करके चला जाएगा, जरूरी कागज है, ये 10,000 पकड़ो और फालतू बात मत करो। साहब उस इंस्पेक्टर ने 10,000 पकड़े और अपनी जेब में डालते हुए बोला ये तो मैं हूं जो 10,000 में मांग रहा हूं। अगर असली वाले होते तो ये है शिक्षा व्यवस्था और चिकित्सा व्यवस्था पर एक व्यंग्य देखिए। आपने आसपास घटित होता हुआ देखा होगा या आपने ये सच्चाई है जिसको महसूस किया होगा कहीं ना कहीं। और डॉक्टर साहब खुद इस व्यवसाय से जुड़े हैं, साफ मन के और समाज सेवी हैं, वो इस कविता को सबसे ज्यादा सराहेंगे। और हमारे बड़े भाई डॉक्टर सुरेंद्र दुबे को मैं समर्पित करता हूँ ये रचना कि 5 सितारा अस्पताल के वेंटिलेटर में फंसा पिता मौत से लड़ रहा था। वेंटिलेटर में फंसा इसलिए कह रहा हूँ कि जो वेंटिलेटर जिनको चढ़ जाता है उसके बाद 95% लोग तो 4 कंधों पे ही आते हैं और जो 5% बचते हैं
तो वो उनका घर सब कुछ बिक चुका होता है, इतने दिन वो रहते हैं। इसलिए लिख रहा हूं कि 5 सितारा अस्पताल के वेंटिलेटर में फंसा पिता मौत से लड़ रहा था और बेटा आंसुओं से अपनी आंखें